नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में स्कूल फीस को लेकर भारी कंफ्यूजन है। कभी ऑनलाइन क्लास तो कभी ऑफलाइन क्लासेस। इस सब के बीच आखिर स्कूल फीस को तय करने का क्या मापदंड है? पालक संघ और स्कूल संचालक इसे लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन स्कूल फीस को लेकर बना कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर सरकार भी इस मामले में अब तक कोई सही रास्ता निकालने में ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं हो पा रही है। इस बीच कई स्कूल ने कोर्ट के आदेश तक को मानना जरूरी नहीं समझा। इससे बच्चों के अभिभावक परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना की लड़ाई के बीच हमारे नौनिहालों की पढ़ाई और भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो इस बात ये सिर्फ फीस की नहीं बल्कि कोरोना में स्कूल कैसे सुचारू रूप से चल सकें, इसको लेकर क्या रणनीति मध्य प्रदेश सरकार में बन पाई है मध्य प्रदेश सरकार की, और क्या मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कोरोना के चक्कर में छात्रों के भविष्य को के साथ कैसे इंसाफ किया जाए इसे तय नहीं कर पा रही। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो हम आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में जब कोरोना आ जाता है तो स्कूल ऑनलाइन हो जाते हैं, और जब छात्रों के अभिभावकों ने मांग की कि हम फीस इतनी नहीं दे सकते, तो फिर एक फैसला ये आता है कोर्ट की तरफ से कि केवल ट्यूशन फीस स्कूल लेंगे। अब स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर यह आरोप लग रहे हैं कि कई स्कूलों ने बहुत समझदारी से यह काम किया है कि अपनी ट्यूशन फीस जो थी उसे तो जहां का तहां रखा नहीं, उसे बढ़ा करके तमाम फीस को उसमें क्लब कर लिया और उसी को ट्यूशन फीस बताने लगे। फर्ज कीजिए कि 10,000 रुपए में से 8,000 ट्यूशन फीस थी तो 2,000 की रिबेट या 2,000 की राहत अभिभावकों को मिलनी थी, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने धीरे से बढ़ा करके 10,000 ही ट्यूशन फीस कर दी। ऐसे में अभिभावक परेशान हैं। उधर कभी कोरोना आ जाता है, कम हो जाता है तो स्कूल खुल जाते हैं। माँ बाप तय नहीं कर पा रहे कि बच्चे को स्कूल लेकर दौड़ें कि उसके लिए कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदें। इसे लेकर के भी भारी असमंजस है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, और जाहिर सी बात है कि स्कूल एसोसिएशन का भी अपना पक्ष है। सबसे पहले सारे बयान सुन लेते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 1200 केसेस आने लगे हैं तब जाकर जागना ये समझदारी नहीं है। जब 500-600 केसेस आने लगे थे इंदौर में रोज के, तभी उनको समझते हुए समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए था। बंद तो नहीं करना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का रुक रहा है। सरकार ने जो फिलहाल क्राइसिस मैनेजमेंट में जो फैसला लिया है बच्चों के स्कूलों को लेकर, वो बेहद ही कहीं ना कहीं लेट है, और ये निर्णय पहले ही लेना था। तब हुआ जब स्कूल्स में कोरोना के केसेस पाए गए, तो किस चीज़ का गवर्नमेंट इंतजार कर रही थी? देश की ताकत और प्रतिभा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि गरीब की शिक्षा तो चौपट हो गई। चंद पूंजीपति के बेटे जो सक्षम हैं हर तरह से, उनके बेटे तो किसी तरह से ट्यूशन लेकर के दूसरे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का क्या है, मध्यम वर्ग के लोगों का क्या है, दलित के बच्चों का क्या हालत हो रही है, उनकी शिक्षा चौपट हो रही है। शिवराज जी और उनकी सरकार, मुझे नहीं मालूम किस तरह के फैसले लेते हैं, आधे अधूरे काम करते हैं और आधे अधूरे कामों की वजह से जनता परेशान होती है। आज स्पष्ट नीति की ज़रूरत है, स्पष्ट दिशा निर्देश की ज़रूरत है, पर शिवराज सरकार जो आसान काम है वो कर लेती है, और उसकी वजह से अभिभावक जो है परेशान हो रहे हैं। एक तरफ अभिभावक परेशान हो रहे हैं, उनसे पूरी फीस वसूली जा रही है, क्योंकि जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में कब तक स्कूल आप बंद करने वाले हैं, पूरी फीस देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो भी परेशान होते हैं क्योंकि स्कूल उनकी सैलरी काट लेता है। इस हालात के अंदर स्कूल्स को फीस नहीं मिलती है, एक असमंजस का माहौल बनता है जिसकी जिम्मेदार पूर्णतः शिवराज सरकार होती है। जब ऑनलाइन का विषय आया था तो उस समय सरकार ने इस बात को लेकर तय किया था कि कौन से मॉड्यूल में फीस ली जानी है, कौन कौन से मदों में ली जानी है और कौन सी नहीं ली जानी। अब कुल मिला के यदि ऐसी कोई भी शिकायत सरकार को प्राप्त होती है, स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त होती है, तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से अब चूंकि स्कूलों को फिर से रोका गया है, इस पूरे मामले में दोबारा विवेचना करके उसकी जानकारी समक्ष पब्लिक के रखी जाएगी। हमें लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सरकार हमेशा पालकों के साथ है और स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हितों पे कभी कुठाराघात नहीं होने देगी। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो स्कूलों के फीस के साथ साथ ही बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। कोरोना से लड़ाई बच्चों की पढ़ाई पर बनाई, तय ही नहीं हो रहा कैसे पढ़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर, अभिभावक बने घन चक्कर। फीस में कौन कर रहा है खेल, अदालत के ऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं फेल, ये सबसे बड़ा सवाल है। एमपी में कोरोना का संक्रमण, स्कूल फीस पर भारी कंफ्यूजन।
और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेता बापू सिंह तंवर जी, राजगढ़ से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है बापू सिंह तंवर जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। यशपाल जी बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अध्यक्ष पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पालक संघ कमल विश्वकर्मा जी को भी आज हमने आमंत्रित किया है। वो अपनी समस्याएं बताएंगे, अभिभावकों की समस्याएं बताएंगे, पालकों की समस्याएं बताएंगे। कमल जी स्वागत है आपका। और आज हमने सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी को भी आमंत्रित किया है ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें कि उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष जी आपका। सबसे पहले आना चाहूंगा मैं कमल जी आपके पास, क्योंकि मामला बच्चों से, अभिभावकों से जुड़ा है और उससे लेकर के ज्यादा बात हो रही है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या आपको लगता है कि दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में अभिभावक पालक घन चक्कर ना बन जाएं? लगता है चाहूंगा जी, बोलिए कमल जी बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए कमल जी बोलिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोल रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। अभिभावक जो पिछले 2 सालों में जो घनचक्कर बना है, मैं इसी पर आपको संदर्भ बताऊं। 2020 में कोरोना काल का जो समय आया था, कोरोना काल के बाद तक आज तक मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग स्पष्ट नीति नहीं बना पाया है। जितने भी आदेश निकाले गए हैं उन आदेशों में कुछ ना कुछ मतलब एक ऐसे कैलकुलेशन पे जाके सरकार ने छोड़ा है कि कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार ने सिर्फ निजी स्कूलों को संरक्षण दे रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज मध्य प्रदेश के जो 4 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है कि जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक सिर्फ आपको ट्यूशन फीस लेना है, अन्य मदों की कोई भी फीस नहीं लेना है। ऐसे मध्य प्रदेश में 1% स्कूल निजी स्कूल होंगे जो फीस सरकार की गाइड 99% स्कूल उन्हें अन्य मदों की फीस जोड़कर भारी भरकम मध्य प्रदेश के अभिभावकों से ऐंठी जा रही है और उनको लूटा जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग एकदम मौन होता है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में अगर ज्ञापन देते हैं या हम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और लास्ट स्टेज पर जाके आदेश ऐसे गोलमोल निकाले जाते हैं। एक और आदेश बताना चाहूंगा, 2020 में टीसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने निकाला था कि कोई भी पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को टीसी नहीं देना है। लेकिन अभी जो पिछले 1 साल पहले जो आदेश निकाला है उसमें स्पष्ट दिया कि आखिरी के अंत तक आपको टीसी देना है। तो राज्य सरकार का शिक्षा विभाग अभिभावकों के हितों के लिए आज दिनांक तक कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं निकालता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। और फीस का मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह बना हुआ है कि आज तक सरकार ने आकर या सरकार के आदेश से यह जारी नहीं किया गया है कि इतने % फीस आपको लेना है, जबकि उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की समस्त स्कूल धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं और शिक्षा माफिया इस पर भयंकर हावी होकर अभिभावकों को लूटा जा रहा है। आज अभिभावकों की वो दुर्दशा है, किसी का रोजगार चला गया तो किसी का व्यवसाय चला गया। आज पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्कूल के लिए चाहे अपने जेवर गिरवी रखें, चाहे कुछ भी समस्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर स्कूलों की फीस आपको पूरा देना पड़े। भोपाल की राजधानी में आज समस्त स्कूल कहीं ना कहीं जाकर सारे मदों की फीस वसूल रहे हैं और राज्य सरकार की कोई भी इस पर स्पष्ट नीति नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं बापू सिंह तंवर जी आपके पास। अब तंवर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इससे लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस भी कह रही है और हम देख रहे हैं अभिभावक भी कह रहे हैं कि नीतियां अगर स्पष्ट होंगी तो बेवजह जो विवाद हो रहा है अभिभावक और एसोसिएशन या स्कूल संचालकों में वो नहीं होगा, ये कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये केवल तकनीकी दिक्कत है जिसे विभाग चाहता तो आराम से दूर कर सकता था, बैठ करके दोनों के स्वीकार योग्य कोई नीति रास्ता निकाला जा सकता था? देखिए, इसमें तो मैंने पहले भी कई बार मांग की है जी। साथ ही दिक्कत ये आ रही है कि सरकार को इसमें नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वास्तविकता ये है कि जैसा मेरे साथी बताया, पालक बहुत परेशान है और जो कोरोना काल में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एक तरफ तो फीस जमा करनी पड़ी,
दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षा लागू की तो ऑनलाइन के लिए बहुत सारे हमारे क्षेत्र में लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, तो लोगों ने एंड्रॉइड फोन भी कई लोन पे लिया। अब लोन पे एंड्रॉइड फोन लिया, ऑनलाइन क्लास चली, बच्चे किस तरफ चले गए ये भी एक दिक्कत हुई है। दूसरी तरफ दिक्कत ये हुई है कि जो एंड्रॉइड फोन लोन पे लिया था अभी रोजगार मेला लगा था, उस दिन मैंने नौजवानों से ये बात की कि भाई आप को लोन क्यों नहीं, शिकायत आई कि लोन नहीं दे रही बैंक के, तो उस मोबाइल के कारण उनकी सिविल खराब हुई क्योंकि काम धंधे बंद थे, मोबाइल की किस्त नहीं पटा पाए, उसके कारण सिविल खराब हो गई और उसको कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं है क्योंकि सिविल खराब। इसी प्रकार कोरोना काल में फीस बराबर स्कूल विभाग ने लिए, प्राइवेट स्कूलों ने पूरी फीस वसूली है, उसमें फीस का रिलैक्सेशन देना चाहिए था, माफ करना चाहिए था, लेकिन माफ करी नहीं। उन्होंने दूसरे तरीके से ट्यूशन के नाम पर के पूरा फीस वसूला है। साथ ही आज मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो पालक है वो इतने परेशान है कि बिजली का बिल भरे, कि नेट का बैलेंस जमा कराए, कि उस मोबाइल की किस्त जमा कराए, कि फीस जमा करे, तमाम तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज फिर वही स्थिति है। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, पहली क्लास से 12वीं तक। अब 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, वास्तव में ये निर्णय बहुत पहले लेना था। अभी एक तरफ से कोरोना का केस बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। आज हमारे राजगढ़ जिले के अंदर 22 केस आए, 28 केस आए, 28 केस एक दिन में ऐसी छोटी सी जगह आ रहे हैं। बड़े शहरों में क्या हाल है? साथ ही टेस्टिंग हो नहीं रही कहीं भी। टेस्टिंग की सुविधा केवल जो व्यक्ति बीमार होता है वो हॉस्पिटल में जाए तो उसका ही टेस्ट हो रहा, बाकी कोई टेस्ट की व्यवस्था सरकार की ऐसी है नहीं। सैंपल की व्यवस्था बढ़ाना चाहिए क्योंकि कोरोना का लेकर के बहुत लोग हाट में, बाजार में, मैदान में घूम रहे हैं, उसको पता नहीं है कि मुझे कोरोना है। उसके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। ठीक है। साथ ही मेरा ये अनुरोध है कि स्कूल शिक्षा पर विशेष तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछले 3 साल हो जाएंगे, ये तीसरी लहर है। तीसरी लहर का खामियाजा ठीक सर आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा, इसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है सर। और स्कूल की जो फीस है वो माफ करनी चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर आशीष शटर जी, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कोरोना काल में अगर आर्थिक मंदी आई है तो वो स्कूलों के लिए भी आई है, और आर्थिक मंदी अगर स्कूलों के लिए आई है तो ट्यूशन फीस को लेकर के आरोप लग रहे हैं कि ट्यूशन फीस में दूसरे मदों की फीस जोड़ दी गई, जबकि हम देखते हैं कि शिक्षकों की फीस, उन्हें इंक्रीमेंट तो मिला नहीं, ना ही उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना ही सुविधाएं बढ़ी हैं शिक्षकों की, लेकिन फीस जो है उसमें ट्यूशन फीस का मार्जिन अगर मैं पिछले 2-3 साल से कंपेयर करूं तो वो हर स्कूल का बढ़ गया है। तो सर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको गलत तरीके से आप लोगों ने मैनिपुलेट किया है कोर्ट के इस ऑर्डर को? अभिलाष जी, आज ये विषय जो आपने उठाया है बहुत अच्छी बात है जी। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया है तो उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, मैं भी ऐसी मांग करता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी एक विषय ये है कि जो सरकार ने कहा कि ट्यूशन फीस जमा की जाए, न्यायालय ने कहा, उच्च न्यायालय ने, जैसे कमल जी ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा कि फीस जमा की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फीस जमा की जाए, उसके बाद में भी अगर किसी पालक ने फीस जमा नहीं की है तो इसमें आपका क्या कहना होगा, कमल जी का क्या कहना होगा, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। रही बात स्कूलों की, तो देखिए स्कूलों को ये कह दिया जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी करें, आप ऑफलाइन क्लासेस भी करें। शिक्षक वही है जो ऑनलाइन क्लासेस में है और ऑफलाइन क्लासेस में है, काम उसके पास में दुगना हो जाता है। विद्यालय को भी अपनी सारे के सारे खर्चों को चलाना है, उसमें सरकार ने एक नए पैसे का सहयोग नहीं किया है। अपने खर्चों को चलाते हुए विद्यालय कैसे करके अपने खर्चों को आगे चलाएगा, इसके बारे में कोई चिंता सरकार की तरफ से नहीं जारी की गई है। आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि हमें तुरंत आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि इस समय पर सरकार हमें आरटी की जो हमारी बकाया राशि है, जो हमने बच्चों को पूर्व सालों में पढ़ा चुके हैं, वो तक हमें नहीं दे रही है। जहां शासन के दूसरे विषयों को शिथिल कर दिया गया है, वहीं पर हमारे आर्थिक पैकेज, हमारे फीस प्रतिपूर्ति के कार्यों को दिन प्रतिदिन क्लिष्ट किया जा रहा है।
आज जब स्थितियां इतनी गंभीर है, आज व्यवस्थाएं ये ना पालक को लेकर के कहीं दिक्कत है, ना स्कूल को लेकर के दिक्कत है, आज दिक्कत है शिक्षा को लेकर, और शिक्षा को लेकर दिक्कत सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से है। अगर हमारे बच्चे, पालक के बच्चे और स्कूल के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य, अगर उनकी सेहत के लिए कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है तो लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े होंगे कि जब समय आए तब आप लीजिए, लेकिन असेसमेंट भी होना चाहिए। अभी पीक नहीं आया है, गांवों में स्थिति अभी खराब नहीं हुई है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 दिन पूर्व कहा था कि अभी स्कूल बंद करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय ने कल कहा था कि अभी स्कूलों से कहीं कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन आज प्रोएक्टिव तरीके से उनके पास कोई ना कोई जानकारी आई होगी, इसलिए 15 दिन के लिए स्कूल बंद किया गया है। हम साथ हैं उसके, पालक संघ के कमल जी भी साथ होंगे, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा के साथ खड़े होने के लिए हमें हमारा काम करने दिया जाए। हम समाज को दिशा देने के लिए, हम अच्छा डॉक्टर आशीष जी जो है आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। एक तो आर्थिक पैकेज जैसे सभी को मदद मिल रही है, स्कूल और शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम लोगों को मिलनी चाहिए, खासतौर से वो हमारे पार्टिसिपेंट जो प्राइवेटली इसे ओन करते हैं। दूसरा, आरटीई का बकाया नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि कुछ सरकारी आदेशों के में भी गफलत रह गई जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बन रही हैं? अगर वो बहुत स्पष्ट रहते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती, ये टकराव की स्थिति नहीं बनती। जी अविनाश जी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि सरकार 2020 की तरह से आदेश जारी करती है। एक आदेश जारी करती है जिसमें कि कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण का अंतर आ जाता है। वो आदेश जारी करती है, जैसा कमल जी ने भी अभी कहा कि एक टीसी का आदेश 1 वर्ष पूर्व जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि टीसी को लेकर के आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी। अभी उस आदेश को फिर से जारी कर दिया गया, उसकी व्याख्या ठीक तरीके से नहीं की गई। इसी प्रकार मान्यता के लिए भी ऐसा एक आदेश जारी हुआ जिसमें 2005 कर दिया गया, आज उसको कर दिया 2020 के पहले के स्कूल किए जाएंगे। तो सरकारी विभाग जो है उसको और मैच्योर तरीके से इस संबंध में चर्चा करके और बहुत अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए था। आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैच्योरिटी की कमी दिखाई देती है। ठीक है, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपको मैंने सबसे अंतिम में आज इसलिए लिया है सर कि आप तमाम चीज़ें समझ लें, देख लें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सर 2-3 प्रमुख बिंदु में इन तीनों हमारे जो मेहमान थे उनके उठा दूं। पहला तो स्पष्ट नीति और स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव दिख रहा है, ये सबसे बड़ा बिंदु है। चुनौती तो है, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उस चुनौती से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चीज़ों को निकाला जाए। दूसरा ये है कि सरकार का मौन एक तरफ तो अभिभावकों का गुस्सा बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग से जुड़े प्राइवेट स्कूल्स के जो संचालक हैं उन्हें भी लगता है कि सरकार हमारे साथ है नहीं। तो जब बुरे वक्त में ना अभिभावकों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ है, ना स्कूल संचालकों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ है, तो फिर सरकार किसके साथ है? सर अभिलाष जी, आपने बहुत ठीक आज डिबेट में हम सबको बिठाया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। विषय की गंभीरता भी है, चुनौतियां भी है, और समस्या का समाधान भी आप और हमको सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज सुबह लगभग 2 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंदसौर बैठा था। अभिलाष जी, अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक्टिव केस आज की तारीख में, अभी के समय में 21,387 आ गए हैं, और 4,753 आज प्रकरण दर्ज हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और 1,020 डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए, हमको बालकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, और पालकों का और अभिभावकों का और संचालकों का, विद्यालयों के संचालकों के जो समस्या उसका समाधान भी हम ही को खोजना है। क्योंकि ये परिस्थितियां इस प्रकार से बन गई, और आज का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहे। खेल के मैदान भी, मैदान की जो आकार प्रकार है उसके 50% के हिसाब से खिलाड़ियों की रहेगी, स्टेडियम खाली रहेंगे, दर्शक नहीं रहेंगे। ये सब इसलिए कि अभिलाष जी, अभी हमारे सामने जो तीसरी लहर आई है, और जहां तक हमारे माननीय विधायक कमल जी को मैं सुन रहा था, मैं आज का आंकड़ा बता दूं, टेस्टिंग हमारी 80,000 प्रतिदिन हो रही है, और RT-PCR मशीनों के माध्यम से हो रही है, जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारा है, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक टेस्टिंग हो। जहां तक आज की डिबेट का विषय है अभिलाष जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के सामने पालक को भी हमको ध्यान देना है, अभिभावक का भी ध्यान देना है, बच्चों को भी हमको बचाना है,
और इन सब के बीच में जो फीस का समस्या है, ट्यूशन फीस की बात है, सरकार ने हर क्षेत्र में ध्यान दिया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभिलाष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पटरी पर बैठ करके जो व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है उसको भी योजनाओं के अंतर्गत उसको सम्मिलित करते हुए कहीं न कहीं उसको ऋण देकर के बगैर ब्याज के, ठीक है, गाड़ी पटरी पर तो आवे। कमल जी मुझे बताइए ना, स्कूल प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए पूरे कोरोना काल में कितनी मदद की सरकार ने? जी, प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए क्या मदद की है कोरोना काल में सरकार ने? कुछ किया हो तो बताइए सर। ये भी तो एक तरह का बिजनेस ही है ना, अगर हम इसको बिजनेस ही मान लें, रोजगार से जुड़ा हुआ अवसर माने। प्राइवेट विद्यालयों को भी सरकार ने कहीं न कहीं संरक्षण दिया है, उनको कहीं न कहीं विशेष रूप से लाभान्वित किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने कहीं किसी प्रकार का शिक्षा माफियों को बन पाया है। अरे हम तो हर प्रकार के माफिया को नाबूद करने में अभिलाष जी लगे हुए हैं। ठीक है सर, इसलिए कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी चुनौतियां हमारे सामने। आज का निर्णय अभिलाष जी इसलिए लेना पड़ा है 21,000 एक्टिव मरीज हमारे सामने हैं ना। ठीक है, निर्णय पर ना सर, निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है, निर्णय पर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है, कहा कि लेट लिया, बल्कि आपने जो निर्णय लिया है सही लिया है। सरकार बेहतर हम लोगों से निर्णय लेती है। निर्णय को ध्यान में रखते हुए जी, हमने बच्चों के स्कूल विशेष करके कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक के बच्चों को हमने अभी 31 जनवरी तक हमने रोकने का ठीक किया सर, उस पर सवाल ही नहीं है सर ना। ठीक है सिसोदिया जी, उस पर सवाल नहीं है, वो तो अच्छा डिसीजन है आपका, बल्कि बाकी हमारे साथी तो कहना है वो पहले हो जाना था। मैं कमल जी के पास आता हूं। कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, पालक महासंघ जून माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए हम स्कूल कतई शब्द यूज किया था, कतई स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन जुलाई माह में मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों का इतना बड़ा दबाव रहा, उनको संरक्षक देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्कूल खुलवाए 1 जुलाई से। जुलाई स्कूल खुलने के बाद स्थिति ये बनी, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कोरोना की थर्ड लहर के बचाव के कारण अभी स्कूल ना खोले जाएं। आज ये निर्णय लेना पड़ी तो राज्य सरकार को जब अवगत कराते हैं सामाजिक संगठन या उनको ज्ञापन देते हैं, तब सरकार इस चीज पर क्यों नहीं चेतती, लेकिन लास्ट में आकर वही निर्णय लेती है जो अभिभावक मांग करते हैं या सरकार को जो ज्ञापन देते हैं। तो स्पष्ट नीति होना चाहिए सरकार की, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी तक स्पष्ट नीति नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आता हूं बापू सिंह तंवर जी। देखिए, प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि शेयर उनके पास है, और उससे हमारे हजारों जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, रोजगार के लिए वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इसे सरकार को दो तरफा देखना होगा। कमल जी, मैं आऊंगा आपके पास। तो बापू सिंह तंवर जी, आपको लगता नहीं कि इस पूरे मामले को सरकार को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन स्कूल से जुड़े लोगों के रोजगार के तौर पर इसको प्राथमिकता से देखना चाहिए, लेकिन सरकार वहां पर स्पष्ट नीतियां तक नहीं बना पा रही, इसे फेलियर के तौर पर देखते हैं आप? अभिलाष जी, ये सरकार जो है, ये सरकार या संवैधानिक है जी। ये जो सरकार सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो जनता की चुनी हुई सरकार की थी, जो निर्णय जनता के पक्ष में ले रही थी, वो सरकार को तो इन लोगों ने गिरा दिया। ये यशपाल सिंह जी बड़ी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, कमल जी कह रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के दबाव में इन्होंने स्कूल खोले और उसकी वजह से बहुत सारे पालकों को अधिक फीस भी देनी पड़ी। जैसे ही स्कूल खुले उन्होंने रिजल्ट रोके और पालकों को मजबूरी में मार्कशीट लेने के लिए पैसा जमा करना पड़ा। साथ ही इनको बहुत सारे स्कूलों को उनको जो बड़ी क्लास में जाना था उनको टीसी नहीं दी गई, टीसी देने के लिए पैसा भरना पड़ा। लोगों ने लोन लिया, मजदूरी करी, कैसे कैसे करके पैसे की जुगाड़ करके पैसा भरा। साथ ही जो सरकार स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए वो स्पष्ट निर्णय सरकार ने नहीं लिया। जो न्यायालय ने बात कही थी उसका भी ठीक से पालन नहीं किया। जितने भी आदेश दिए तो घुमा फिरा के आदेश दिए और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के मालिकों को इसका फायदा
हुआ है। आशीष जी देखिए, सभी गंभीर आरोप एक बात तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिसलीड किया जा रहा है, जो दिशा निर्देश है उन्हें बाईपास किया जा रहा है कुछ प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस संस्था की भी कोई जिम्मेदारी है कि जरा बुला करके देख लेता ट्यूशन फीस में कितना उछाला गया, और सवाल कर लेते अपने ही लोगों से, अपने ही सदस्यों से कि भाई ये 40% का उछाल आपकी ट्यूशन फीस में अचानक कोरोना काल में कैसे आ गया? तो ये थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है डॉक्टर आशीष। जी बिल्कुल, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग समझदार यहाँ बैठे हुए हैं इस पैनल के साथ में, और आप जानते हैं कि प्रत्येक शहर में 2, 4, 5 ऐसे स्कूल होते हैं जो बड़े स्कूल होते हैं। इसके अलावा जो गांव के क्षेत्र में जो स्कूल हैं और जो गांव के अलावा कस्बों में स्कूल हैं, उनकी फीस की हालत क्या हुई है, इसके बारे में क्या किसी के पास कोई जानकारी है? हमारे साथ 40 जिलों के 18,000 स्कूल जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण स्कूल हैं और कस्बों के स्कूल हैं। उन विद्यालय संचालकों की हालत ऐसी हो गई है कि वे विद्यालय संचालक भी मजदूरी करने पर आ गए हैं। उनमें काम करने वाले लगभग 11 साढ़े 11 लाख लोग हैं, और वो 11 साढ़े 11 लाख लोगों की परिवार जो है उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में अभिलाष जी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। स्कूल संचालकों को तथाकथित बड़े स्कूलों के बैनर के साथ में जोड़ दिया जाता है, लेकिन वह स्कूल की संख्या मुश्किल से 5% है। बिल्कुल। और उन 5% स्कूलों में हो सकता है कि उनके दबाव से किसी पालक ने कुछ फीस जमा कर दी हो, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कार्य करने वाले हैं, जो शिक्षा के साथ में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है शिक्षा देने के लिए, उन सारे संचालकों को किस तरह से तोहमत लगाई जा रही है, अभिलाष जी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आज कमल जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कमल जी को भी ये कहना चाहूंगा कि आप पालकों के संघ के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपकी जानकारी में है कि कितने ऐसे पालक हैं जिन्होंने जानते बुझते हुए स्कूलों का फीस नहीं दिए? बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं स्कूल संचालकों की भी हैं। और डॉक्टर आशीष, हम जानते हैं कि कुछ लोगों के चलते पूरे स्कूल से संचालक से जुड़ी ये जो पूरी बिरादरी है ये भी बदनाम होता है। ऐसे में सरकार बहुत हद तक इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार नजर आती है। बिल्कुल, सरकार अगर स्पष्ट दिशा निर्देश दे और जो अवहेलना कर रहे हैं आदेशों की उन पर कार्रवाई कर दे, तो ये स्थिति ना हो, ना ही लोगों की जेब से बेवजह पैसे निकलवाने को मजबूर कर पाए तथा कथित कुछ बड़े स्कूल संचालक, और ना ही जो छोटे स्कूल संचालक है उनके ऊपर तोहमतें लगे और वो परेशान हो। यहां देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ साथ 11 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा मसला है। और सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, कभी बोल देती है कि 2020 में की टीसी नहीं चाहिए, कभी बोल देती है कि नहीं टीसी अब देनी होगी, फिर बोल दिया जाता है कि 2005 में की मान्यता, 2005 तक की मान्यता की शर्त आ जाती है, फिर 2020 तक की आ जाती है। फीस को लेकर के कुछ कहा जाता है, फिर बदल दिया जाता है। इससे तो कहीं नहीं लगता कि सरकार 11 लाख लोगों के रोजगार से जुड़े किसी मसले पर इतनी गंभीरता से काम कर रही है, और बच्चों के, करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़े मसले को लेकर के भी सरकार कहीं से संजीदा नजर नहीं आ रही। मैंने जैसे कि इस डिबेट के बीच में कहा था कि सरकार का काम यह था कि सरकार को बुरे वक्त में स्कूल संचालकों और अभिभावकों दोनों के साथ खड़ा होता दिखना था, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ नहीं है। सरकार के दावे अपनी जगह हैं, जनता तय करे कि सरकार क्या पालकों के साथ न्याय कर रही है या स्कूल संचालकों के साथ न्याय कर रही है। और अगर दोनों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं, तो फिर क्या ये बड़ा अन्याय नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा बापू सिंह तंवर जी आपका, यशपाल सिंह सिसोदिया जी आपका, कमल विश्वकर्मा जी और डॉक्टर आशीष चटर्जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों से भी हमारी यही अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत विकराल हो सकती है। सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।